हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कंटिन्यूस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। यानी कि मान लो कि आप किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल भी हो जाए, है ना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, उसके बावजूद भी आपको अगर उस फील्ड में तरक्की करनी है, सपोज करो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर भी हो जाता है, तो भी आपने आगे तो तरक्की करनी है ना। आप एक क्लरिकल की पोस्ट पे तो नहीं बैठे रहेंगे सारी जिंदगी, आगे तो बढ़ेंगे ना। तो वो आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? वो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है कि आप निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहें, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। अब आपको पता है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं, वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो अब उनकी स्वेरिंग इन हो चुकी है, ठीक है। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन स्वॉन इन एज दी 47th प्रेसिडेंट। स्वॉन इन मतलब शपथ लेना, ठीक है। तो उनने शपथ ले ली है किस चीज़ की? 47th प्रेसिडेंट यूएस के। किसने? रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप। आफ्टर हिज डिसाइसिव विक्ट्री इन द नवंबर 2024 इलेक्शन, जो कि इनकी बहुत निर्णायक जीत हुई थी नवंबर 2024 के इलेक्शन में, उसके बाद he marked the start of his second innings with a slew of executive orders। slew मतलब श्रृंखला, ठीक है। तो उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग की जो शुरुआत है वो कैसे करी? बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, यानी कि बहुत सारे जो उच्च स्तर के या बहुत हाई प्रोफाइल, या फिर कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपना कार्यभार संभाला, उनने कुछ ऑर्डर्स पास किए, एक्शंस लिए, डायरेक्टिव्स तय किए, दैट सेट द टेनर फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एजेंडा ओवर द 4 ईयर। जिन्होंने क्या कर दिया? एक निष्कर्ष, एक टोन सेट कर दी। टेनर कर दिया मतलब कि टोन सेट कर दी कि अच्छा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरीके का रहने वाला है, इनकी पार्टी की ये पॉलिसी रहने वाली है, इनका पॉलिसी एजेंडा इस तरीके का रहने वाला है। तो वो उन्हें टोन सेट कर दी किसकी? इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी एजेंडा अगले 4 साल क्या रहेगा उसके लिए। Significant among these are the nearly 1,600 pardons issued to those prosecuted for their role। बोल रहे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो पार्डन मतलब माफ़ी करना, माफ़ी देना। तो उन्होंने 1,600 माफ़ी याचिकाओं पे हस्ताक्षर किए हैं। माफ़ी याचिकाएं मतलब माफ़ी दी है किसको? उन लोगों को जिनका जो रोल है, जिनको प्रोसिक्यूट किसी, जिनके ऊपर किस चीज़ का चार्ज है, जो यूएस कैपिटल में 2021 में दंगे हुए थे, ठीक है, जिनका हाथ था, रोल इन द राइट एट द यूएस कैपिटल इन 2021। यूएस कैपिटल जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे 2021 में जो दंगे हुए, उनमें जो लोग शामिल थे उनके माफ़ीनामे थे। उसके अलावा द यूएस एग्जिट फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, ये पहले भी हो चुका है। जब पहले डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए थे तब भी उन्होंने खुद को पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से बाहर कर लिया था। फिर उसके बाद बाइडेन की सरकार के टाइम पे शायद वापस आए हैं, फिर उसके बाद अब फिर से उन्होंने वापस कर लिया है खुद को कि भाई यूएस इसका पार्ट नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने खुद को विफल कर लिया है, क्योंकि जब कोरोना आया था तो यूएस का बहुत बड़ा इसमें क्वेश्चन था डोनाल्ड ट्रंप का कि फिर हम डब्ल्यूएचओ को इतनी फंडिंग क्यों दें अगर वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये भी तय कर दिया था कि हम इसको भी फंडिंग देना बंद करेंगे, तो उससे भी खुद को बाहर कर लिया है। एंडिंग ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप। अब इसमें क्या होता है कि अगर बहुत सारे देशों में ये चीज़ होता है कि अगर कोई बच्चा किसी देश में पैदा होता है तो वो उसी देश का नागरिकता उसको मिल जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके अगर किसी दूसरे देश में पैदा हो रहा है बच्चा, बेशक उसके पेरेंट्स ना हो उस देश के नागरिक, पर उस बच्चे को मिल जाएगी। तो ये भी उनने ख़त्म कर दिया है। प्रोटेक्टेड अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 14th अमेंडमेंट, जो कि यूएस संविधान के 14वें अमेंडमेंट के अंदर प्रोटेक्टेड राइट है, एक प्रोटेक्टेड अधिकार है, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। फॉर चिल्ड्रन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, क्योंकि जो माइग्रेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है उनके बच्चों को यहाँ पे अब जन्म सिद्ध अधिकार नहीं मिलेगा। एंड दोज ऑन टेम्प्रेरी वीज़ाज अ प्रपोज्ड, और जो लोग टेम्प्रेरी वीज़ाज पे जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं या थोड़े समय के लिए वर्क वीज़ा पे गए हैं, उनके बच्चों को भी अब बर्थ राइट वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी।
अ प्रपोज्ड 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशन। अब इन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ की बात कही है, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया है। हम वहाँ पे कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे उसका टैरिफ बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ेगा। बोथ ऑफ विच कुड इम्पैक्ट इंडियंस कंसिडरेबली। जिन दोनों ही चीज़ों का है, कौन दोनों चीज़ों का, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है वो, और ये ब्रिक्स नेशन के ऊपर 100% टैरिफ, इन दोनों का ही हिंदुस्तान के ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला है। और ये चीज़ें हैं जो आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स में नहीं दिखाई जा रही। आप अगर टीवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये बातें नहीं कही जा रही। एंड 25% टैरिफ ऑन कनाडा एंड मैक्सिको फ्रॉम February 1, और 25% टैरिफ लगाया जाएगा कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 1 फरवरी से। अ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन यूएस सदर्न बॉर्डर विद मैक्सिको। एक नेशनल इमरजेंसी उन्हें डिक्लेयर कर दी है यूएस का जो बॉर्डर मैक्सिको के साथ लगता है, सदर्न यूएस का जो बॉर्डर लगता है मैक्सिको के साथ में, वहाँ पे। एंड रिवर्सिंग 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड मेमोरेंडा ऑफ हिज प्रेडिसेसर जो बाइडन। और जो बाइडन सरकार ने जो 78 कुछ ऑर्डर्स पास किए थे, कुछ मेमोरेंडास पास किए थे, उन सबको उनने वापस कर दिया है, उनको रिवर्स कर दिया है कि ये अब मान्य नहीं रहेंगे, ये अब वैध नहीं रहेंगे। Striking optics of Mr. Trump's swearing in was the positioning of tech bosses Elon Musk. Striking मतलब आकर्षक, नोटिसेबल जो दृश्य था इनके, जब ट्रम्प की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई तो उसमें जो एक बहुत गौर करने वाला जो दृश्य था वो ये था, जो टेक बॉसेस हैं, यानी कि जो टेक कंपनीज हैं उनके जो बॉसेस हैं, चाहे एलॉन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, मार्क जकरबर्ग हो गए, इनको कहाँ प्लेस किया गया था, इनकी पोजीशनिंग कहाँ थी, इनको कहाँ बैठाया गया था, कहाँ इनको स्थान दिया गया था। Prompting speculation on whether the incoming administration would have shades of a de facto oligarchy। बोल रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, कुछ अटकलबाजी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी कि क्या जो अब नई सरकार बनेगी, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, उसके ऊपर डी फैक्टो ओलिगार्शी का मतलब होता है कि डी फैक्टो मतलब वास्तविक रूप से, ओलिगार्शी मतलब कि जो बिजनेसमैन हैं, जो एलाइट ग्रुप है, जिनके पास पैसा है, क्या वो लोग सरकार चलाएंगे या उनका स्टेक होगा। जो हिंदुस्तान में हम चंदा धंधा कर रहे थे, जिसके बीजेपी के ऊपर बहुत आरोप लगे हैं, पार्टी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर भी लगे हैं, और पार्टीज के ऊपर भी लगे हैं, जिन जिन स्टेट्स में उनकी पार्टीज थी रूलिंग में, ठीक है, उन सभी पार्टीज के ऊपर जैसे एक्विजिशंस लगे हैं कि उनने पार्टीज से डोनेशन लेके उनको उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई हैं या टेंडर्स निकाले हैं, वैसा अब यहाँ पे काम होगा। ठीक है, मुख्य रूप से काम अब उस अकॉर्डिंग होगा, इस बात के आंकलन लग रहे हैं, स्पेकुलेशंस हैं। एंड मिस्टर मस्क एलॉन मस्क, हु इज हेडिंग द न्यू गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस वेस्ट एंड इनएफिशिएंसीज। जो कि नई सरकार की जो प्रयास हैं कि कोई भी वेस्ट हो उसको कम करें, जो इनएफिशिएंसीज यानी कि गैर प्रभावशाली या गैर कह सकते हैं अक्षमता है, अक्षमता है कि नई सरकार की, उसको वो कंट्रोल करें, उसको कम करें, ये वो देखेंगे। कौन देखेंगे? मस्क देखेंगे। गिविंग अ क्राउड वॉट अपेयर टू रिजेंबल अ नाजी सल्यूट। और वो क्राउड को एक ऐसा देखने में लगा जैसे नाजी सल्यूट दे रहे थे। एज इट स्टैंड्स, जैसा कि दिख रहा है, हाउएवर सम इफ नॉट मोस्ट, कुछ चाहे सारे नहीं, ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स विल फेस लीगल चैलेंजेस। तो जैसा कि अभी दिख रहा है कि इनमें से जो जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इनने पास करे हैं, उनमें से कुछ, अगर सारे नहीं तो कुछ ऑर्डर्स जो है वो लीगल बैटल झेलेंगे, लीगल चैलेंजेस उनको देखने पड़ेंगे। The attempted reading down of the 14th Amendment has already been challenged in the court। और जैसा कि जो 14वें अमेंडमेंट का यहाँ पे रीड डाउन करने की जो प्रक्रिया दिखाई दी है, प्रयास दिखाई दिया है, रीड डाउन करना मतलब उसको शट डाउन करना, उसको रद्द करना, ठीक है, उसके जो इफेक्टिवनेस है उसको कम करना, इसका जो प्रयास यहाँ पे दिखाई दिया उसको ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। The note that the second Trump administration has struck in terms of its policies,
तो नोट स्ट्रक इन टर्म्स का मतलब क्या हुआ, स्ट्राइक अ नोट का मतलब क्या हुआ कि जो भाव वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो वो दिखाना चाह रहे हैं, तो जो वो दूसरा ट्रम्प का ये जो शासनकाल है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो दिखाना चाह रहा है वो क्या है, इट्स पॉलिसी एजेंडा अपेयर्स टू बी इनेटली हॉस्टाइल। उनका जो पॉलिसी एजेंडा है वो ऐसा लग रहा है कि वो बेसिक उसका जो सिद्धांत है वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही शत्रुतापूर्ण है, टू प्रोग्रेसिव एजेंडा ऑफ द डेमोक्रेट्स, जो कि किसका, जो डेमोक्रेट्स थे उनका प्रोग्रेसिव एजेंडा होता है उससे बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, या उनका जो एजेंडा था प्रोग्रेसिव का उसके प्रति बड़ा ही अनफ्रेंडली है। टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, दैट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड भी था। एज द टू पार्टीज डाइवर्ट सिग्निफिकेंटली ऑन मैटर्स सच एज द इकोनॉमी, क्योंकि ये दोनों ही पार्टीज जो हैं बहुत बड़ी मात्रा में एक दूसरे से बड़ी भिन्न है, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, इमिग्रेशन की बात हो, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात हो। Yet, previous Republican governments have often sought to build bridges with Democratic colleagues in Congress. फिर भी जो पिछले रिपब्लिकन पार्टी की सरकारें रही हैं उन्होंने अक्सर ये प्रयास करा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो भी उनके को बेंचर्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ में जो भी वाद विवाद है, जो भी द्वंद्व है, उनको कम करने की कोशिश की जाए। एंड एट द स्टेट लेवल, और कांग्रेस में चाहे स्टेट लेवल पे, टू फाइंड bipartisan consensus in key policy areas rather than risk deadlock। और कोशिश ये रहती है कि बायपार्टिसन मतलब दोनों पार्टीज का, दोनों जो एकदम पोलराइजिंग पार्टीज हैं उनका कंसेंसस रहे, उनका सहमति रहे जो कुछ मुख्य पॉलिसी एरियाज हैं उनके ऊपर, बजाय इसके कि दोनों पार्टीज में बातचीत बंद होकर एक डेड एंड पे पहुंच जाए। एंड इंटरनेशन कन्फ्लिक्ट्स ओवर पॉलिसी डिज़ाइन एंड रिसोर्स एलोकेशन, और दोनों ही एकदम बहुत बड़ा एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए पॉलिसी डिज़ाइन और रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर। इसका वो लोग हमेशा से मतलब वो प्रयास ये करते रहे कि दोनों पार्टीज जो है एक दूसरे की बात माने, ये नहीं कि तुम क्या सोचते हो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरीके की पार्टी मीटिंग्स करवा के आप सभी पार्टीज को साथ में लेकर जो है आगे बढ़े, ये वो चाहते थे। पहले की जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स रही वो ऐसा चाहती थी। बट अब वो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी तानाशाह किस्म के हैं, जिनका ये रवैया है कि तुम जो सोच रहे हो सोचने दो, आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट गिव अ शिट, मेरे को बिल्कुल परवाह नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, इन दिस इंस्टेंस, इस उदाहरण पे, हाउएवर, द फेडरल गवर्नमेंट ट्राइफैक्टा मतलब तिहरी सफलता, तो बोल रहे हैं इस उदाहरण पे अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की जो तिहरी जीत है, तिहरी सफलता है, एंड अ सिंपैथेटिक सुप्रीम कोर्ट, और जो उनका सर्वोच्च अदालत है जो कि बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण है, स्टैक्ड विद कंजर्वेटिव्स माइट मीन, जो कि कंजर्वेटिव्स से भरी पड़ी है, रूढ़िवादियों से भरी पड़ी है, तो जो कि कंजर्वेटिव्स रूढ़िवादियों से भरी पड़ी है, माइट मीन दैट ट्रम्प टीम नीड्स टू रिलाई इवन लेस ऑन सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द आई। तो इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि ट्रम्प सरकार को अपनी जो विरोधी पार्टी है उसका इतना समर्थन की ज़रूरत भी ना पड़े दैन इट डिड ड्यूरिंग द ट्रम्प फर्स्ट टर्म, जितनी कि उनको पहले शासनकाल के दौरान में पड़ी थी। Further, Mr. Trump appears to be emboldened by the breadth of his election victory। और आगे देखने पे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा एनकरेज्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित है। एम्बोल्डन मतलब प्रोत्साहित है, किससे, जिस बड़े मात्रा से उनको इलेक्शन में जीत मिली है उससे। To allow unconventional, even bizarre policy priorities to enter the proposed agenda, जिसकी वजह से वो बहुत ही असामान्य, जैसा कि आमतौर पर नहीं होता और कि कभी कुछ अजीब या फिर कुछ
बड़ी बेढंगी सी भी पॉलिसीज़ को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं और उनको अपने जो प्रस्तावित एजेंडा है उसमें शामिल कर रहे हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग आइडियाज सच एज द टेक ओवर ऑफ द पनामा कनाल, जिसमें कि ऐसे आइडियाज़ दिए गए हैं जैसे कि पनामा कनाल में वो टेक ओवर कर लेंगे। द डी रिकग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स, जो ट्रांसजेंडर के अधिकार मिले हुए हैं उनको उनको वो डी रिकग्नाइज कर देंगे, यानी कि उनको अमान्य कर देंगे। थ्रेटनिंग डेनमार्क विद अ प्लान टू टेक ओवर ग्रीनलैंड, डेनमार्क को उन्होंने धमकाने की बात कही है कि भाई हम ग्रीनलैंड आपसे खोज लेंगे, हम आपसे ग्रीनलैंड छीन लेंगे, उसके ऊपर हम अपना कब्जा कर लेंगे, ये उन्होंने डेनमार्क को चेतावनी दी है, धमकी दी है। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल बैन्स फॉर सर्टेन कंट्रीज, और उन्होंने ये भी प्रस्तावित किया है कि कुछ देशों में हम ट्रैवल बैन्स लगा देंगे। Perhaps America is getting what it voted for, शायद अमेरिका को वही मिल रहा है जो उन्होंने चाहा था, जिसके लिए उन्होंने वोट किया है। यहाँ पे लास्ट में वो व्यंग कर रहे हैं, वो उनके ऊपर उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि ठीक है आप लोगों के ऊपर ये सब चीज़ें आएंगी और यही वही है, तो आप वही बोओगे, वही काटोगे जो आपने बोया है, ठीक है। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो नए कुछ अभी तक उनने कार्य किए हैं वो सामने आए हैं, जिनसे कि दुनिया में थोड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है, और ख़ास तौर पे उन लोगों में जो अमेरिका को एक सुपर पावर की तरह देखते हैं और जो सोचते हैं कि अमेरिका नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर ये 100% टैरिफ वाली स्थिति आ जाए, तो बहुत बड़ी हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की ओवरऑल टोन कैसी है? बहुत खुशी वाली, सेलिब्रेटरी वाली है? नहीं, जॉयफुल नहीं है, सेलिब्रेटरी नहीं है, जैसा कि इंडियन मीडिया, न्यूज़ मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया वो दिखा रही है, उतना हमारे लिए खुशी वाली कोई बात हुई नहीं है। हमारा दोस्त नहीं है अमेरिका, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के दोस्त नहीं है, वो एक बिजनेसमैन व्यक्ति है जो अपने देश का अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे चलते हैं, राइट। न्यूट्रल एंड प्योरली फैक्चुअल, तो ऐसा भी नहीं है कि न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे राइटर हमें बायस दिख रहे हैं, उनकी बायसनेस उसको क्रिटिसाइज करने के लिए दिख रही है, जैसा कि लास्ट में उन्होंने एक डिग भी किया है इसके ऊपर, कि जाइब लिया है कि भाई आपने जिसको वोट किया था आपको वही चीज़ मिल रही है। तो क्रिटिकल एंड एप्रीहेंसिव बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? Passage की main theme क्या है? The passage focuses on the personal lives of tech CEOs like Elon Musk and Jeff Bezos. Incorrect है, उनकी personal life के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। The passage discusses impeachment proceedings against Donald Trump. Incorrect है, इसकी बात भी नहीं हो रही। The passage outlines the policy agenda and implications of Trump's second presidency. बिल्कुल correct है, option C is correct. According to the passage, how many pardons has Donald Trump issued to those prosecuted for their role in the 2021 US Capitol riot? तो लगभग 1600 लोगों को उन्होंने माफ़ी दी है, nearly 1600. Based on the passage, which of the following can be inferred about the Trump administration's approach to bipartisan cooperation during his second term? बोल रहे हैं कि बायपार्टीशन सपोर्ट की क्या यहाँ पे गुंजाइश है पैसेज के अनुसार? तो अब उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव्स भरे हुए हैं, ये भी कंजर्वेटिव जो है पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनके थोड़ी रूढ़ीवादी सोच है, तो इनको ज़रूरत ही नहीं है आगे से डेमोक्रेट्स की कि उनका हमें मदद चाहिए, राइट। द एडमिनिस्ट्रेशन विल रिलाई हेविली ऑन द सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेट्स। इनकरेक्ट है। The administration is likely to rely less on bipartisanship because it has a federal government trifecta and a conservative Supreme Court. बिल्कुल correct है, option B is correct. In the context of the passage, what is the best antonym for the word emboldened as used in the passage? Emboldened का मतलब क्या हुआ था? Emboldened का मतलब होता है confident, एकदम प्रोत्साहित फील करना। तो मिस्टर ट्रम्प अपियर्स टू बी एम्बोल्डन्ड, तो इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है वीकन। वीकन मतलब कमज़ोर।
इंस्पायर्ड मतलब प्रोत्साहित, डिसहार्टन, डिसहार्टन मतलब निराश। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डिसहार्टन इज करेक्ट। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत, तो डिसहार्टन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रैपिड मे बी रिप्लेस्ड बाय, रैपिड मतलब होता है तेजी से, उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। लेजिटिमेट मतलब वाजिब, वैलिड, आर्टिस्टिक कलाकृत, और स्पीडी तेज। सो ऑप्शन डी स्पीडी इज करेक्ट। ही यूज टू कमिट वन थेफ्ट अ ईयर ऑन एवरेज, वो साल में एक चोरी किया करता था एवरेज। द स्टोलन मनी लास्टेड फॉर अ ईयर, और जो भी वो चोरी करता था वो पैसा लगभग एक साल चल जाता था। ही चोज द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज टू कमिट हिज नेक्स्ट बर्गलरी, उसने अपनी अगली चोरी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए शॉर्ट ओवर ग्रेंज में एक घर चुना। He studied the design of the house carefully for a fortnight. उसने लगभग लगभग 2 हफ्तों के लिए उस घर का पूरा डिज़ाइन अच्छे से बारीकी से जांचा परखा, उसकी स्टडी करी। He found that the family had gone to London and the servants to the movie. उसको पता चला कि जो फैमिली है वो लंदन गई हुई है और जो चोर नौकर हैं वो मूवी देखने गए हैं। He broke into the house one afternoon, तो इसलिए वो एक दोपहर घर में घुस गया। He hoped to get 15,000 pounds worth of jewels from the safe. उसको उम्मीद थी कि उसको लगभग 15,000 पाउंड के गहने जो हैं वो सेफ से मिल जाएंगे। तो ये बेसिक जिस स्टेट फॉर्म में चला हुआ उसी में ये कि पहले वो चोरी करता था, उसका बता रहे हैं एवरेज कितनी चोरी करता था। अब लेटेस्ट उसने चोरी के लिए घर चूज़ किया, उसने पता लगाया कि फैमिली मूवी देखने गई है, फैमिली बाहर गई है और नौकर जो है मूवी देखने गए, इसलिए एक दोपहर उसने घर में चोरी करने के लिए चला गया। उसको उम्मीद थी कि उसको इतने गहने वहाँ पे मिल जाएंगे इतने पैसे के। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्रॉनिक इन्फेक्शन सच एज टाइफॉइड, चिकन पॉक्स एंड अदर्स, क्रॉनिक होते हैं जो लंबे समय तक चल रहे होते हैं डिजीजेस, है ना। तो इस तरीके के इन्फेक्शन जो कि जैसे कि टाइफॉइड, चिकन पॉक्स और दूसरे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आर नो लॉन्गर फियर्ड, अब इनसे लोग डरते नहीं हैं। A factor contributing to the rapid rise of the population in recent years has been the drop in the death rate. जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर, महत्वपूर्ण पहलू जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या के में हाथ है जिसका, वो क्या है कि डेथ रेट कम हो चुका है, लोग मर नहीं रहे, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रूज द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज, अब क्योंकि मेडिकल की फील्ड में हमने इतने उच्च स्तर के कुछ चीज़ें, मेडिसिन या फिर टेक्नोलॉजी या फिर इलाज डेवलप कर लिए हैं जिससे कि डेथ रेट डिक्रीज हो गया है। In 2001, the death rate in India was approximately 8.5% per thousand people. 2008 में जो डेथ रेट था हिंदुस्तान में वो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 पर थाउजेंड पीपल था। तो इस तरीके की बीमारियों से नहीं डरते, तो बात की बात है ना कि इसलिए बोल रहे हैं हम, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी ब्रेक थ्रू किए हैं, इसलिए बोल रहे हैं, राइट। तो यानी कि ब्रेक थ्रू किए मेडिकल टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो सी के बाद में ए आएगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें पता चला कि हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के बढ़ने की, जिसका एक कारण है मृत्यु दर का कम होना, तो बी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होएगा। बी फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है ऑप्शन ए में, केवल बी फर्स्ट स्टेटमेंट, सी के बाद में ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मनीषा इज़ अ बिलीवर ऑफ फेट, फेट में बिलीव करना मतलब कि जो भविष्य में होना है, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तो इसके लिए इसको लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट होता है मतलब जो कम से कम चीज़ों का उपयोग करता है, जिनको अपने घर में हर चीज़ स्टफ़ करने की आदत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना सामान रखेंगे। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट होते हैं समाजवादी, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट होता है जो भविष्य के ऊपर यानी कि किस्मत के ऊपर विश्वास करते हैं। और कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो एंजाइम डाला जाता है वो होता है कैटलिस्ट। तो ऑप्शन सी फेटलिस्ट इज करेक्ट। डॉक्टर जॉयस इज स्टडिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, डॉक्टर जॉयस अपनी लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, स्टडिंग, इज स्टडिंग क्या है? वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। डॉक्टर जॉयस क्या हमारा सब्जेक्ट है। एन एक्सपेरिमेंट क्या है?
ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, एन एक्सपेरिमेंट। अब क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है तो बीइंग आ जाएगा। इज बीइंग स्टडीड बाय डॉक्टर जॉयस इन हिज लेबोरेटरी। एन एक्सपेरिमेंट इज स्टडीड, नहीं, इज बीइंग, वॉज नहीं आएगा। इज बीइंग स्टडीड बाय डॉक्टर जॉयस इन हिज लेबोरेटरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। आप कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकते हैं, एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, और कभी कभार आप सभी लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, लेकिन आप सभी लोगों को हर वक्त मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एरर अगर है तो वो हमें बताना है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। There are 1.52 billion Aadhaar cards given to the whole population as of February 2019। 2019 तक 1.52 बिलियन आधार कार्ड जो है पूरी जनसंख्या को हमारे देश की दे दिए गए। क्यों जिक्र हुआ इस बात का, अभी पता नहीं चला। A financial inclusion program called Prime Minister's जन धन योजना। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सबके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए, सबके पास में उनके खाते होने चाहिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम चलाया गया किसके तहत, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। मेक्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, रेमिटेंस एंड इंश्योरेंस accessible to every Indian at a reasonable price। ये क्या करता है, बैंकिंग जैसी सुविधा, रेमिटेंसेस जो पैसे चाहे सरकार दे रही है चाहे उनके घर वाले भेज रहे हैं, कैसे भी पैसे उनके पास आ रहे हैं, उसकी सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा बहुत सस्ती दरों पे हर एक भारतीय नागरिक के पास पहुंचे, इसका प्रबंध करती है। ठीक है, अंडर द एक्रोनिम जैम, जैम है जन धन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये हो गया ज, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बोल रहे हैं जिसमें कि जन धन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आधार, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ अ सोशल रेवोल्यूशन। ये एक सामाजिक रेवोल्यूशन, एक विस्तार, एक विकास की दर पर है। तो हम समझ गए कि हम इनकी तीनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो सी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा कि इसके अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत ये तीन स्कीम्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं जो समाज का उद्धार कर रही हैं। ठीक है, बेनिफिशरीज में ओपन एन अकाउंट विद नो बैलेंस। अब ये किसके तहत है, ये जो जनधन योजना है उसके तहत है ना, यानी कि बी के बाद में डी आएगा। सी ओपनिंग स्टेटमेंट, बी के बाद में डी आएगा, बी के बाद में डी, और सी जो ये बताया गया इसमें आधार के बारे में बता रहा है कि इतने आधार जो है दिए जा चुके हैं। तो सी ए बी डी, सी फर्स्ट स्टेटमेंट, बी के बाद में डी, सी ए बी डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिलीजेंट, डिलीजेंट का हमें सिनोनिम बताना है। डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ही केयरफुली, बहुत ही बारीकी से चीज़ों का ध्यान रख के। तो सिनोनिम क्या हो गया, फर्स्ट है स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब होता है कुछ गलत, कुछ द्वेष की भावना से। ऑफुल, ऑफुल मतलब भयानक। फेथफुल, फेथफुल मतलब विश्वसनीय या लॉयल। केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक। तो डिलीजेंट का मतलब भी सावधानी पूर्वक ही होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दे लिव इन द अपार्टमेंट अबव आर्स, वो हमारे अपार्टमेंट के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। एंटोनिम बताना है अबव का, अबव का होगा बिलो। ओवर, ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर, बुक के ऊपर, वो ओवर हो गया, है ना। आफ्टर बाद में, अपवर्ड ऊपर की तरफ, बिलो नीचे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Many noticeable people were present at the function। noticeable मतलब कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं नोटिसेबल की मतलब जिनको आप पहचान सकते हैं, लेकिन आप नोटेबल बताना चाह रहे हैं जो बहुत विख्यात, बहुत ज़्यादा फेमस लोग थे। ठीक है, तो नोटिसेबल की बजाय आप लिख सकते हैं नोटेबल, नोट वर्दी, सेलिब्रिटी, नोटेबल, नोटेबल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The souvenir shops within the amusement parks do sell
Well, because the visitors are mostly children and the shops keep a good stock of objects that children find fascinating. अब यहाँ पे visitors with black method, इन वर्ड्स में से किसकी स्पेलिंग एरर है वो बताना है। देखो, फर्स्ट है फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। विजिटर्स, विजिटर्स मतलब जो देखने आए हैं, उसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। अम्यूजमेंट, स्पेलिंग करेक्ट है। सुविनर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होता है सुविनर? सुविनर मतलब होता है जो छोटे छोटे, आप किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे मान लो आप आईफल टावर देखने गए, ताजमहल देखने गए, तो वहाँ पे छोटे छोटे मिनिएचर ताजमहल देखने को मिलेंगे ना आपको शॉप्स पे, जो आप अपने घर पे कलेक्टिबल के तौर पे ला सकते हैं, राइट, वो गए सुविनर्स, यादगार, निशानी। ठीक है, स्पेलिंग क्या होता है? SOUVENIR, सुविनर। तो ऑप्शन डी में स्पेलिंग एरर है। स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब होता है कि आप मान लो खुद मधुमक्खी के छत्ते पर जाके डंडी मार कर आ जाओ, तो क्या किया आपने? खुद मुसीबत मोल ले ली। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। प्रोवोक ट्रबल, परेशानी उत्पन्न करना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आदित्य इज मेटिकुलस बाय नेचर, मेटिकुलस मतलब बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा केयरफुल, प्रिसाइज। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब एकदम सटीक। प्रिसाइज बहुत ही एकदम अगेन सटीक। केयरलेस, केयरलेस मतलब बेपरवाह। कंसाइज, कंसाइज मतलब भी बिल्कुल सावधान या बिल्कुल छोटा या फिर एकदम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी केयरलेस इज द एंटोनिम फॉर मेटिकुलस। Swarms have wreaked havoc on crops. Swarms जो हैं उन्होंने फसलों के ऊपर तबाही मचा दी एंड कॉस्ट फेमाइन्स एंड मास माइग्रेशंस, और इनकी वजह से फेमाइन्स, सूखे पड़ गए और बहुत सारे लोगों को बड़ी मात्रा में माइग्रेट करना पड़ा। सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स लोकस्ट हैव कॉज्ड प्लेग्स, पूरे प्री हिस्टोरिक टाइम से भी अगर हम ना इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स या कुछ पुराने जो पौराणिक स्क्रिप्चर्स हैं उनको देखें ना, तो लॉकस्ट ने तब से तबाही मचाई हुई है। लॉकस्ट आज नहीं है कि आज यहाँ पे वो जो टिड्डे से नहीं होते, टिड्डियों का हमला हो गया, टिड्डियों का हमला हो गया, फसलों के ऊपर टिड्डियों का हमला हो गया। वो टिड्डियाँ जो होती हैं वो आज से नहीं हैं, वो बहुत सदियों पहले से हैं। जब से मानव जाति ने फसलें वगैरह उगाना शुरू करा तब से हैं, और तब भी इन्होंने कई दफ़ा प्लेग्स लाए हैं, कई जगह कई दफ़ा तबाही लाई है। ठीक है, traditional methods of control rely on the use of pesticides from the ground or air। बोल रहे हैं जो हमारे पौराणिक मेथड्स हैं वो यही है कि हम क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं, चाहे ज़मीन से चाहे हवा से। Although biological control approaches are also making great strides, हालांकि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो भी काफ़ी बड़ी छलांग लगा रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। Changes in agricultural practices and improved observation of areas where swarms tend to form have lately allowed control measures to be implemented at the earlier stage। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, उन एरियाज को ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पे स्वॉर्म्स जो हैं वो पनपते हैं। तो इससे क्या हुआ है, कंट्रोल कर पाना कि भाई इनको हम शुरुआती चरण में ही कंट्रोल कर लें या उस तरीके के अर्लियर स्टेजेस में ही इनके कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट कर दें, तो ये चीज़ें आसान हो गई हैं। ठीक है, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो देखो प्री हिस्टोरिक टाइम से लोकस्ट हमें परेशान कर रही है, हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा कि स्वॉर्म्स ने तबाही मचाई है जिसकी वजह से कई दफ़ा फेमाइन्स आए हैं और माइग्रेट करना पड़ा है लोगों को, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में चेंजेस आए हैं, हम अब ज़्यादा स्वाम्स को ध्यान से जांच रहे हैं, परख रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कि हम उनको कंट्रोल करने के कई सारे अलग अलग तरीके ढूंढ पा रहे हैं। ये हो गया थर्ड पॉइंट। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि हम उनको क्या करें, केमिकल्स का छिड़काव करके उनको हटाएं। ठीक है, दूसरा तरीका है कि बायोलॉजिकली उनको कंट्रोल किया जाए। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, BADC, BADC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है इरेज, इरेज का मतलब होता है मिटाना। ठीक है, तो जो बिल्कुल करेक्ट है
ड्रेज का मतलब होता है कोई कैनाल हो गया, कोई नदी हो गया, कोई पॉन्ड हो गया, उसके नीचे से जो सिल्ट है, मिट्टी है, उसको रिमूव करना मशीन की मदद से, हो गया ड्रेज। सीज, सीज करना मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, है ना, किसी चीज़ को पकड़ लेना, तो हो गया सीज। इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, SEIZ, सीज। और नॉर्थ एक दिशा है, पूर्व पश्चिम, उत्तर दिशा को नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NTLM स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू, बोल रहे हैं जो डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेटेड फॉर्म है दिशा, या फिर नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन जिसका एब्रीवेटेड फॉर्म है NDLM स्कीम, ये दोनों की गठन क्यों किया गया, क्यों बनाई गई? टू डैश IT ट्रेनिंग टू 52.5 लाख पर्सन, टू गिव हो सकता है, टू इम्पार्ट हो सकता है कि 52.5 लाख लोगों को IT ट्रेनिंग दी जाए, इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स, जिसमें आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, एंड ऑथराइज्ड राशन डीलर्स, और जो जैसे कि सोसाइटीज़ होती हैं, डिपोज होते हैं, वहाँ पे राशन मिलता है ना, विक्रेता, तो उन लोगों को ये सिखाया जाए। इन ऑल द स्टेट्स यूटीज डैश द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री हो सकता है, देश भर में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उन सब में इन लोगों को सिखाया जाए, सो दैट द नॉन IT लिटरेट सिटीजन्स आर डैश टू बिकम IT लिटरेट, ताकि जो नॉन IT की जानकारी रखने वाले देश के नागरिक हैं वो क्या करें, प्रेरित हों, हो सकता है कि वो IT एजुकेशन जानने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित हों, so as to dash them to actively and effectively participate in the democratic and development process, जिससे कि वो लोग किसमें एक्टिवली और प्रभावशाली, यानी कि खुद से रुचि लेकर और प्रभावशाली ढंग से देश की जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, देश की डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, उसमें भागीदार बने, एंड ऑल्सो डैश देयर लाइवलीहुड, और अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें, उसको अपग्रेड कर सकें, ठीक है, ये चीज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो फर्स्ट है कि डिजिटल साक्षरता अभियान और NDLM स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू डैश IT ट्रेनिंग एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी क्वालिटी के साथ में जुड़ना, ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू यानी कि वो उससे जुड़ा हुआ है। अटेन, हासिल करना, इम्पार्ट, देना, ठीक है, शिक्षा देना, जानकारी देना, तो यहाँ पे देने की बात की जा रही है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एफर्म, एफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना किसी चीज़ की। including Anganwadi and Asha workers and authorized ration dealers in all states, UTs dash the country, among the country, तो हमारे देश के बीच में नहीं, within अगेन बीच में, between दो लोगों के बीच में नहीं, across देश भर में, so option D is correct. So that the non-IT literate citizens are dashed to become IT literate, included शामिल किए जाए, made बनाया जाए, ऑर्डर्ड उनको ऑर्डर दिया जाए, आदेश दिया जाए, ट्रेन उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो IT लिटरेट बन सकें, तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। टू बिकम IT लिटरेट सो एज टू डैश देम टू एक्टिवली इफेक्टिवली पार्टिसिपेट। इनैक्ट, इनैक्ट मतलब किसी चीज़ का दर्शाना, किसी चीज़ की एक्टिंग करना, कोई कानून बनाना, ठीक है। एबल, एबल मतलब सक्षम होना। एनेबल, एनेबल मतलब उनको समता प्रदान की जाए, उनको सक्षम बनाया जाए। रिगार्ड, रिगार्ड मतलब ध्यान या सम्मान, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एनेबल देम, ताकि उनको एनेबल किया जाए, उनको इस योग्य बनाया जाए कि वो डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट प्रोसेस में भागीदार बन सके। एंड ऑल्सो डैश देयर लाइवलीहुड। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब कि या तो अभी इस समय में मौजूद होना, प्रेजेंट समय में, या फिर किसी के सामने प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। एनहांस, बढ़ा सकें। एंगेज, एंगेज मतलब उसमें लिप्त हो सके, उनसे पार्टिसिपेट कर सके। ट्रेन, ट्रेन मतलब ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो यहाँ पे एनहांस करने के, अपने लाइवलीहुड को बढ़ाने की बात की जा रही है, ऑप्शन बी एनहांस इज करेक्ट।
दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।